अगला जो टॉपिक है मंत्री पुरोहित नियुक्ति, है ना। इससे पहले वाले हमने टॉपिक में देखा था कि अमात्य किस प्रकार के अमात्य की नियुक्ति करनी चाहिए, ठीक है, उनमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, है ना। ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो जिसके अलग अलग हमने देखा था कि अलग अलग आचार्यों का अलग अलग मत है। भारद्वाज ऋषि का क्या मत है, विशालाक्ष नामक जो ऋषि है वो किस प्रकार के व्यक्ति विशेष को अमात्य रखते हैं, शास्त्र ऋषि का क्या विचार है ना, पिशून ऋषि का क्या है, कौन पदंतः का क्या है, वात व्याधि इत्यादि आचार्यों का क्या मत है, और अंत में जो है कौटिल्य आचार्य क्या कहते हैं, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। अमात्य के बाद जो है हम लोग देखेंगे आज कि किस प्रकार के व्यक्ति विशेष को जो है अमात्य पद पर नियुक्त करना चाहिए, सॉरी मंत्री पद पे नियुक्त करना चाहिए, और किस प्रकार के व्यक्ति विशेष को पुरोहित पद पे नियुक्त करना चाहिए। एक राजा को जो है मंत्री विशेष में क्या कौन सी विशेषताएं होती है प्रमुख, ठीक है, और पुरोहित किसे नियुक्त करना चाहिए, ये बातें आज हम लोग देखेंगे। चलो बच्चा भैया क्लास रिकॉर्डिंग भी लगा दीजिएगा। हाँ लगा हुआ है, धन्यवाद विशाल। चलो विशाल फर्स्ट लाइन पढ़ो, मंत्री पुरोहित नियुक्ति। हाँ अध्याय 8 मंत्री पुरोहित पुरोहितयोर नियुक्तिः। जनपदो अभिजातः स्ववग्रः कृतशिल्प चक्षुष्मानः प्रज्ञो धार्यशृणुर्दक्षोः वाग्मी प्रगल्भः प्रतिपत्तिमानुत्साह प्रभावयुक्तः क्लेशतः शुचिर्मुक्तो दृढ़भक्तिः। हाँ बस रुक जाओ बच्चा, यहाँ पे आप जितने भी पद देख रहे हो ना, ये सारे पद विशेष जो है एक मंत्री का, ठीक है, मंत्री पद पे जो व्यक्ति विशेष है उनके सारे लक्षण है, विशेषताएं हैं, है ना। तो पहला लक्षण वो कह रहे हैं जानपदो अभिजातः, ये पहला विशेषता है, यानी अपने जनपद में, अपने देश में, यानी अपने देश का नागरिक हो। जैसे कि कोई सा भी फॉर्म फिलअप करने के लिए या फिर किसी विधायक या वार्ड परिषद की जो है चुनाव होता है, तो उसमें पहला ही क्या होता है, भारत का निवासी हो, है ना। तो पहला है कि कोई भी मंत्री पद पे दावेदार तभी हो सकता है जब वो अपने राज्य का, अपने क्षेत्र में, अपने देश विशेष में उसका जन्म हुआ हो, यानी उस देश विशेष का, उस राज्य विशेष का वो जो है उसमें उसका जन्म हुआ हो, उस या फिर उसका रहने वाला निवासी हो, स्थायी निवासी हो, जानपदो अभिजात, अभिजात पद से उत्पन्न होने वाला, है ना। जानपद जो जनपद, अपने जनपद में उत्पन्न होने वाला, है ना। जैसे जनपद में उत्पन्न होने वाला जानपद कहलाता है। दशरथ का पुत्र दाशरथी कहलाता है। उसी प्रकार से किसी स्थान विशेष में कोई किसी का उत्पन्न होता है तो जानपद या जनपद में उत्पन्न होने वाला या देश विशेष में उत्पन्न होने वाला, जन्म लेने वाला। तो पहला लक्षण है कि मंत्री पद पे वही व्यक्ति आ सकता है जो उस राज्य में या उस देश में उसका जन्म हुआ हो। ओके। दूसरा लक्षण है स्ववग्रह, ठीक है, सुअवग्रह, ठीक है, यानी अच्छे कुल में उसका जन्म हुआ हो। ऐसा नहीं कि किसी भी कुल में जो है निकृष्ट कुल में, बिल्कुल भी नहीं, अच्छे कुल में उसका जन्म हुआ हो, है ना। दूसरा लक्षण है। तीसरा है बच्चा कृत शिल्प। इसका क्या मतलब हो सकता है बच्चा? तीसरा जो है शब्द विशेष है कृत शिल्प। हाँ बच्चा। सर कार्य निपुणता होगा क्या? हाँ, जितने भी कलाएं होती हैं, ठीक है, कृत शिल्प। मैं बोलूं? हाँ बोलो बच्चा। सर कृत शिल्प का मतलब होता है गजों का जो अश्वारोहण करता है, रथ युद्ध, अस्त्र विद्या, गांधर्व विद्या, ये सब को बोला जाता है। इन सब में जो नैपुण्य है, मतलब हाँ, जो एक्सपर्ट है अलग अलग कलाओं में, तलवारबाजी में, घुड़सवार में, गज शास्त्र में, है ना, अलग अलग कलाओं में जो एक्सपर्ट हो, है ना, वो तीसरी विशेषता। चौथी है चक्षुमान, ठीक है, ये चौथी विशेषता है, ठीक है। चक्षुमान एक विशेषण शब्द है जो बहुत दूर तक, जिसकी दूरदृष्टि है ना, यानी बहुत ऐसा भी नहीं कि भाई मतलब। हाँ बोलो। इसका दूरदृष्टि संपन्न मानव। हाँ, चक्षुमान यानी जिसकी दृष्टि बहुत दूर तक जाती हो, यानी दूरदर्शी एक शब्द कह सकते हैं।
चौथी विशेषता है कोई व्यक्ति विशेष दूरदर्शी होना चाहिए। पांचवा है प्राज्ञ। प्राज्ञ मतलब ज्ञानी। ज्ञानी व्यक्ति हो, बुद्धिमान हो, है ना। अगला देखो धार्यष्णु दक्ष, ये छठा विशेषता है। बताओ जैसे दक्ष का मतलब क्या होता है? धार्यष्णु दक्ष, हाँ बच्चा। दक्ष मतलब सर निपुण। दक्ष माना किसी चीज में एक्सपर्ट, यानी धार्यष्णु यानी किसी चीज को धारण करने सर में मैं एक्सपर्ट। बताऊं? हाँ यानी उसकी याददाश्त जो है ना, मेमोरी, ठीक है, बहुत अच्छी हो, शार्प मेमोरी वाला हो व्यक्ति, ठीक है, यानी किसी भी चीज को आसानी से याद रखता हो, लंबे वक्त तक याद रखता हो, है ना। यानी किसी चीज को धारण करने में एक्सपर्ट, चीजों को याद रखने में एक्सपर्ट, ऐसे व्यक्ति को जो है मंत्री पद पे रखना चाहिए। अगला देखो क्या विशेषता है, छठे का सातवां वाग्मी, ये सब तो आपने पहले भी देखा होगा। वाग्मी यानी जो बातचीत करने में एक्सपर्ट हो, है ना, जिसको कहते हैं वाक्पटु, है ना, जिसके जो बोलचाल या व्यवहार इतना अच्छा हो कि सामने वालों को बहुत आसानी से अपनी बातों से कन्विंस कर लेता हो, उसको कहते हैं वाग्मी। ओके, ये जो है सातवां है ना। आठवां क्या है, प्रगल्भ। ये शब्द आपने देखा है बच्चा, और कहाँ देखा है प्रगल्भ? बोलो बच्चा। प्रगल्भा शब्द कहाँ देखा है? भैया रघुवंश। वहां पे देखा है। इसके अतिरिक्त भैया और याद नहीं, भैया रघुवंश का याद था मुझे। राजा दिलीप के चरित्र में आया है, राजा दिलीप के चरित्र में आया है। अच्छा, इसके अलावा मुझे याद। हाँ, जब आप पढ़ेंगे अर्थशास्त्र में गुप्तचर के बारे में, वहां पे प्रगल्भ आएगा, है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो आएगा ना। हाँ, अभी मैंने आया है। हाँ, मुझे ध्यान नहीं रहा कि वो चैप्टर अभी हुआ कि नहीं, ठीक है। वहां प्रगल्भ शब्द आता है कि दो प्रकार के गुप्तचर होते हैं, जो एक होते हैं एक ही स्थान पे जो रहते हैं, दूसरा गुप्तचर होता है जो अलग अलग राज्यों में, देशों में जाके जानकारी इकट्ठा करते हैं। उसी में से एक प्रगल्भ शब्द आता है पहले वाले में। चलो वो देखेंगे हम लोग। प्रगल्भ कहते हैं जो दबंग टाइप का हो, है ना, जो दबंग टाइप का हो, ऐसा जो है मंत्री पद पे होना चाहिए। ये आठवीं विशेषता है। भैया हाँ, प्रगल्भा एक नायिका का भेद भी तो है। स्वकीय प्रगल्भा इसमें साहित्य पढ़ने आया है। बिल्कुल, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो दबंग टाइप का हो, है ना। दबंग का मतलब यहाँ सलमान खान नहीं, ठीक है। तो प्रगल्भा यानी दबंग, जो हर किसी इंसान व्यक्ति विशेष को, अपने से अधिक बलवान व्यक्ति को अच्छे से कंट्रोल कर लेता हो, हर सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता हो, ऐसा प्रगल्भ बुद्धि वाला, है ना। अगला देखो प्रतिपत्तिमान, संधि विच्छेद कर लेंगे। प्रतिपत्तिमान, है ना, यानी जो अपने विपक्ष को, अपने शत्रु को, अपने से विरोधी व्यक्ति विशेष को अच्छे से कंट्रोल कर सकता हो, नियंत्रण कर सकता हो। प्रतिपत्तिमान यानी सामने वाले प्रतिवादी को, विपक्ष को, शत्रु को आसानी से हरा सके, है ना, वो व्यक्ति विशेष जो है मंत्री पद पे हो सकता है। अगला उत्साह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर उत्साह ही ना हो, आपके अंदर वो जो है एनर्जी ही ना हो, आप कोई किसी पोस्ट में ऐसे व्यक्ति, कई बार आपने ऐसे व्यक्ति को भी देखा होगा जो पोस्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो अपने पोस्ट पे उस पोस्ट के लायक दिखता नहीं है, उत्साह ही नहीं रहता उसके अंदर, वो उमंग ही नहीं होता, वो जोश ही नहीं होता है अपने उस कार्य विशेष को करने के लिए। तो ऐसा व्यक्ति कभी मंत्री पद पे नहीं बनाया जा सकता है। तो उसके अंदर बहुत ही कार्य विशेष को लेकर उत्साह होना चाहिए, है ना। अगला प्रभाव, ये हो गया आपका 9th, ये हो गया 10th, ये हो गया प्रभाव युक्ता, यानी बहुत ज्यादा प्रभावशाली, है ना, यानी वही व्यक्ति बन सकता है जिसके अंदर जो है सामने वाले पे इफेक्ट डाल सकता है अपने बातों के माध्यम से, अपने विचार के माध्यम से। वही व्यक्ति विशेष जो है मंत्री पद पे बना रह सकता है। और अगला क्या है, क्लेश सह। क्लेश सह क्या मतलब बच्चा? हाँ सर, जो कष्ट सह्य कर सकते हैं इस आदमी। हाँ, ऐसा नहीं कि हर बात पे ही वो भड़क जाता हो, यानी जहाँ जरूरत हो, जितना जरूरत है, यानी सामने वाले बातों को सहिष्णुता जिसको कहते हैं, यानी किसी क्लेश विशेष को सहन करने वाला, है ना। ऐसा नहीं कि कोशिश, अच्छा शासन या अच्छा मंत्री वही है
कि जो अधिक से अधिक युद्ध के सिचुएशन को, स्थिति को टाल सके। अच्छा राजा वही है जो कम से कम युद्ध करे, है ना, क्लेश को, लड़ाई झगड़े को सह सके, है ना। ऐसा नहीं कि कोई छोटी सी बात कह दिया और सामने वाला मंत्री जो है उसकी बात से नाराज हो गया, ऐसा नहीं, है ना। क्लेशों को सहने वाला, कष्टों को सहन करने वाले व्यक्ति विशेष को जो मंत्री बनाया जा सकता है। तो हर बात पे वो बिगड़ जाएगा तो राजा को कह देगा हाँ इससे झगड़ा कर लो, है ना, वैसा नहीं होना चाहिए। अगला है सूची। सूची मतलब क्या होता है बच्चा? ये सब तो आपने पहले भी देखा है। ये 12वीं विशेषता, ये 13वीं। मतलब सर शुद्ध, हाँ, शुद्ध, पवित्रता, पवित्रता। शुद्धता, बिल्कुल। अगला मैत्रो, हाँ, जो मित्रता के योग्य हो, है ना, हर किसी को आसानी से अपना दोस्त बना सके, ऐसा जो है व्यक्ति विशेष जो है मंत्री होना चाहिए। और दृढ़ भक्ति अपने राज्य के प्रति, अपने राजा के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति, अपने प्रजा के प्रति वो भक्ति, स्वामी भक्त हो, है ना। ऐसा व्यक्ति जो है क्या बन सकता है? एक मंत्री बन सकता है। ठीक है, सिर्फ इतना ही विशेषता नहीं, इसके अतिरिक्त जो नीचे आप अभी देखेंगे वो भी इनकी ही, मतलब मंत्री की ही विशेषता है। ओके, चलो छवि को नीचे वाला लाइन पढ़ो। और सर अभी प्रतिपत्ति मतलब क्या है? प्रतिपत्ति यानी प्रतिवादियों, यानी अपने शत्रुओं को दूर करने वाला, अपने शत्रुओं को हराने वाला, प्रतिकार करने में जो एक्सपर्ट हो, है ना। प्रतिपत्तिमान यानी सामने वाले व्यक्ति विशेष को हराने में जो एक्सपर्ट हो, है ना, तो उसको कहते हैं प्रतिपत्तिमान, यानी आपदाओं को समाप्त करने में जो एक्सपर्ट हो, है ना। इसके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है। हाँ बच्चा, अभी हमने 15 शब्द ऐसे पढ़े जो मंत्री विशेष के जो है वो विशेषता है। इसके अतिरिक्त और भी विशेषता क्या क्या है नीचे देखिए। हाँ, सभी को नीचे वाला लाइन पढ़ो। शीलो बलो हाँ, आरोग्य सत्व संयुक्तः स्तंभो चापल्यो वर्जितः संप्रियो वैराणाम अकर चित्तो अमात्य संपत देखो बच्चा, पादो अर्धो गुणो हीनौ मध्यम अवरोध। हाँ, अगला क्या विशेषता है? शील। शील का मतलब क्या होता है बच्चा? वो व्यक्ति बहुत ही सुशील हो, शांत स्वभाव का हो, विनम्र हो, है ना, डाउन टू अर्थ जिसको हम लोग कहते हैं ना, डाउन टू अर्थ व्यक्ति, यानी हमेशा जो है, ठीक है, शीलता का अपनी व्यवहारिकता से जो है परिचय देने वाला शील, है ना, जो हमेशा जो है कितना भी बड़ा बन जाए लेकिन एक हमेशा जो है सबके साथ समान व्यवहार करता हो, वो शील व्यवहार वाला सुशील कहते हैं उसको। और ये 16वां हो गया। अगला क्या? 17 बल। वो बलवान भी होना चाहिए, बुद्धि से हो, ठीक है, या शरीर से हो, है ना, या ज्ञान से, है ना, बलवान व्यक्ति होना चाहिए। आरोग्य का मतलब क्या होता है बच्चा? रोग रहित, इनका रोग नहीं है। निरोग। ठीक है, ऐसा नहीं कि मंत्री बना दिएगा उसको हर तरह के 10 तरह का डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है ना, ठीक है, या कोई कैंसर है, ऐसा कोई व्यक्ति विशेष नहीं होना चाहिए, है ना। आधा राज को उसी पर चला जाए। हाँ, ठीक है, तो आरोग्य रहित तो किसी प्रकार कोई रोग ना हो। हाँ, अगला देखो, सत्व संयुक्त। इसका मतलब बताओ बच्चा। 19वां, सत्व संयुक्त। हाँ, मतलब मानसिक रूप से ठीक होना चाहिए, संपन्न मतलब। यानी उसको मानसिक समस्या नहीं। सत्व संयुक्त का मतलब होता है धैर्य संपन्न व्यक्ति। हाँ, धैर्यवान, सत्व गुणों वाला, सत्व गुण, जिस व्यक्ति में सत्व गुण की प्रधानता हो। सत्व गुण जैसे उसमें साहस होगा, धैर्यवान होगा, ठीक है, किसी प्रकार से कोई भय नहीं होगा उसको, है ना, एकदम नॉर्मल रहने, हर सिचुएशन में सुख दुख में स्थिर रहने वाला, सब सत्व संयुक्त है, इसका अर्थ है। ओके, अगला देखो, ये 19वां लक्षण हो गया। सील का क्या बताया था इसका बच्चा? किसका? सील का सील का मतलब है, हाँ, सील का मतलब है शांत स्वभाव कह लीजिए, ठीक है, शांत स्वभाव, है ना। सुशील कहते हैं कि बहुत ही सुशील है, बहुत ही डाउन टू अर्थ व्यक्ति है, कभी घमंड नहीं दिखाता है ना, कि कितना भी बड़ा पोस्ट पे या कितना भी आगे सक्सेस हो गया, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को आप देखें कि बहुत हाई पोस्ट पे है, लेकिन फिर भी उसका विनम्रता जिसको कहते हैं,
विनम्र स्वभाव वाला, है ना, डाउन टू अर्थ, है ना, हर व्यक्ति उससे आसानी से मिल पाओ, ऐसे व्यक्ति। तो बहुत ही डाउन टू अर्थ वाले जो बहुत ही कम लोग होते हैं कि जितने बड़े पोस्ट पे जाते हैं, जैसे उसको वो व्यक्ति विशेष बहुत डाउन टू अर्थ है, ऐसे बहुत ही कम मिलते हैं, है ना। तो ये हो गया सील का इसके मतलब। लिए पर्याय का उपयोग होता है शील के लिए सदाचारी। सदाचारी, बिल्कुल। हाँ, अगला देखो बच्चा, स्तंभ। स्तंभ, हाँ बच्चा, इसका मतलब बताओ। स्तंभ का मतलब क्या होता है? स्तंभ, गर्व अपना। हाँ भैया स्तंभ का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे, मतलब सर, ऐसे गर्भ स्तंभ का रहित, अर्थ गर्भ। खंभा होता है। हाँ, बोलो 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 नहीं, बोलो। स्तंभ का अर्थ होता है खंभा, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा मतलब कि अचल। हाँ, जो अपनी बातों से अपनी बिल्कुल मतलब- आप, हाँ, अपनी बातों से बिल्कुल या विचारों से अडिग या सिद्धांतों पे खड़ा रहने वाला, ठीक है, ये भी, या स्थिर स्थिर नेचर वाला, यानी अपने नेचर के विरुद्ध कभी जाएगा ही नहीं, है ना। अपना जो नेचुरल उसका जो बिहेवियर है वही उसी धर्म का वो पालन करेगा। ऐसा नहीं कि सिचुएशन के अनुसार अपने बात विचार को बदल देगा। स्थिर है, जैसे खंभा या स्तंभ जैसे स्थिर होता है अपने विचारों को लेकर, है ना, वैसे ही मंत्री भी जो है अपने सिद्धांतों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति स्तंभ होना चाहिए, स्थिर प्रकृति वाला, है ना। तो ये जो है आपका स्तंभ कहलाता है। अपल्य वर्जित, ठीक है, पूरा शब्द ही है स्तंभ, चापल्य वर्जित, है ना। तो देखो बच्चे यहाँ पे जो अहंकारी ना हो, ठीक है, जो है स्थिर प्रकृति वाला या नेचुरल जिसका बिहेवियर हो, वो सब इसके लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अपने सिद्धांतों पर चलने वाला, अपने कर्तव्यों में एकनिष्ठ होने वाला, कर्मनिष्ठ, ये सब इसी पद विशेष का अर्थ है। कर्मनिष्ठ कह लीजिए, ठीक है, सिद्धांतवादी कह लीजिए, है ना, आदर्शवादी कह लीजिए, सब इसका अर्थ आप ग्रहण कर सकते हैं, है ना। अपने बातों में अडिग रहने वाला, अटल रहने वाला, है ना, ये सब इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगला है संप्रियो, यानी जो सबका प्रिय हो, ठीक है, यानी सबका हित करने वाला हो, ठीक है, प्रियदर्शी सब, ओके। उसका वैरा नाम अकर्तृत्वम, यानी कोई भी जो है किसी के प्रति किसी प्रकार का वैर भावना न रखता हो, यानी सबके साथ समान व्यवहार करता हो, किसी के प्रति दूसरे के प्रति द्वेष ना हो, दुश्मनी ना हो, है ना। ऐसा व्यक्ति जो है वो जो है क्या होता है, अमात्य संपदम, ठीक है, अमात्य पद पे नियुक्त किया जा सकता है, मंत्री पद पे नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है आपके एक लक्षण है प्रधानमंत्री का, है ना, अमात्य पद पे रहने वाले व्यक्ति विशेष, ये सारे लक्षण है। अब आपको इसमें प्रश्न क्या आ सकता है ना, कोई सा भी पूरा लाइन का दे दिया जाए और फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दे दे, है ना, ठीक है। ये सारे जो है सर, हाँ बोलो बच्चा। स्तंभ चा अल्प वर्जिता, मतलब स्तंभ का तो पता चल गया, अल्प पूरा वर्जिता पूरा मतलब पूरा इसका पूरा अर्थ ही है सिद्धांतवादी। हाँ बोलो बच्चा। यहाँ पे अल्पो नहीं, यहाँ पे चापोल्लो वर्जितम होगा शायद। चापोल्लो हाँ, मतलब अच्छा। जिसका जो बात बोलने का मतलब जड़ता होता है, हाँ, ज्यादा ना हो, चंचलो चंचलता सर रहे। मेरे किताब में भी चापल्लो है सर। ओके ओके, आदर्शवादी, सिद्धांतवादी, अटल, ये सभी इसी कहते हैं, है ना। चंचलता रहित, चंचलता से। हाँ पढ़े हाँ, ठीक या है, रहित, ओके, ये सब है। तो ये सारे गुण जिस व्यक्ति विशेष में होगा वो जो है अमात्य पद पे, प्रधानमंत्री के पद के योग्य है। और इस इनके गुणों के 1/4, ठीक है, ये तो 100% नोट कर लीजिएगा बच्चा, है ना। देखो ये इतने सारे गुण यदि किसी व्यक्ति विशेष में है वो अमात्य पद पे नियुक्त हो सकता है। अतः पाद अर्ध गुणहीनो मध्यम अवरो, ठीक है। और जिस व्यक्ति विशेष में इस अमात्य गुणों के 1/4, ठीक है, 1/4 गुण हो या हाफ अर्ध मतलब आधा गुण हो, तो वो व्यक्ति मध्यम कोटि का मंत्री या फिर निकृष्ट कोटि का मंत्री समझा जाता है, माना जाता है।
मतलब ये है कि यदि सारे गुण इनमें किसी व्यक्ति विशेष में दिखाई दे रहा है, जो अभी तक हम लोग 20 या 22 गुण देखे, तो वो व्यक्ति तो प्रधानमंत्री या अमात्य पद पे नियुक्त हो सकता है। लेकिन यदि इन गुणों में से यदि 1/4 गुण किसी में दिखाई दे रहा है, ठीक है, 1/4 गुण मध्यम कोटि का प्रधानमंत्री माना जाएगा, या फिर हाफ गुण दिखाई दे रहा है तो निकृष्ट कोटि का मंत्री समझा जा सकता है। अवर शब्द आप कहाँ देखोगे बताओ? अवर काव्य कहाँ पे आपने देखा? काव्यशास्त्रे अब चित्र काव्य को एक नाम है अवर। हाँ, तो काव्य प्रकाश पढ़ेंगे तो वहां पर अवर शब्द भी दिखाई कागज देगा। काली। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो भैया ध्यान एक रखिए। क्वेश्चन है हाँ बच्चे बोलो। अगर आधा भैया गुण यहाँ हो पे तो ये क्या बनेगा? हाँ एक बार बारी बारी से पूछ लो। भैया यहाँ पे ये क्या कहते हैं आधे के लिए अथवा अर्ध शब्द है, एक चौथाई हाँ। के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? पाद पाद एक तो हाँ 1/4 अच्छा पाद। पाद, ठीक। हाँ उसको तोड़ दीजिएगा, पाद अर्ध गुण हीनो, ठीक है, द्वितीय व्यक्ति में है, ठीक है। जी, ठीक। चलो क्लियर है बच्चा? और सर आधा गुण हो तो क्या बनता है वो आपको निकृष्ट कोटि का मंत्री, ठीक है। तो बच्चे इसमें क्या क्या ध्यान रखना है कि तो मध्यम कैसे होगा? मध्यम जो है यदि उनमें 1/4 हो और आवरो 1/2 गुण हो, टोटल गुणों में से सर हाफ जिसका 1/4 के लिए कौन सा शब्द 1/4 के लिए कौन पाद सा पाद शब्द यूज किया गया? पाद पाद बच्चा पाद, अच्छा अच्छा, अर्ध के लिए हाफ। ठीक है सर। हाँ तो बच्चा इसमें क्या क्या प्रश्न बनेगा? एक तो पूरा शब्द विशेष या विशेषता याद रखिएगा, है ना, कि प्रधानमंत्री के पद पे कौन हो सकता है, क्या क्या लक्षण है, क्या पता मैचिंग के लिए दे दे, या फिर इनमें से कौन सा लक्षण जो है अमात्य के होते या किनके नहीं होते, ऐसे पूछा जा सकता है। या फिर ये कोटेशन आपको दे दे, ठीक है, ये इसमें ये कोटेशन किस ग्रंथ में वर्णन है, किस ग्रंथ से है, या किसने कहा है, या किस विषय के अंतर्गत आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मंत्री नियुक्ति से संबंधित या मंत्री पुरोहितयो नियुक्ति से संबंधित है, ठीक है। क्लियर है बच्चा? कोई समस्या? सर? हाँ बच्चा। जी सर भैया। मुझे तो एक जनपदो अभिजात का क्या अर्थ होता है? देखो ये पद बना है जनपद, जनपद में उत्पन्न होने वाला जानपद कहलाता है ना। तो जनपद का मतलब पहले हमारे जो पूरा अगर भारत का इतिहास देखोगे, खंड भारत का, तो कई जनपदों में विभक्त था, है ना। आज के टाइम पे हम लोग देश कहते हैं, राज्य कहते हैं, देश के अंतर्गत राज्य होता है, राज्य के अंतर्गत जिला होता है ना। तो जनपद कह लीजिए आज के टाइम पे किसी राज्य विशेष में, यानी मंत्री वही बन सकता है, प्रधानमंत्री वही बन सकता है जो भारत देश का या किसी देश विशेष का नागरिक हो, है ना। तो वही कह रहा है कि जान पदो अभिजातः, जाता पद से क्या तात्पर्य है? जात मतलब उत्पन्न होने वाला, जन्म लेने वाला, जो अपने राज्य में अपने देश में जिसका जन्म हुआ हो। अब प्रधानमंत्री पे के पद पे कौन बन सकता है भारत का प्रधानमंत्री? जिनका जन्म इस देश में हुआ हो, है ना। तो उसी प्रकार से कि कोई भी किसी भी राजा के प्रधानमंत्री या जो है अमात्य पद पे वही रह सकता है जिसका जन्म उस जनपद में हुआ हो, उस राज्य में हुआ हो, या उस क्षेत्र विशेष में हुआ हो, है ना। मान लीजिए कोई बाहर के स्वराज्य में, हाँ स्वदेश में, मतलब स्वराज्य में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अपने जनपद में हुआ हो, ठीक है। क्लियर है बच्चा ये कोटेशन? कोई समस्या यहाँ तक? और सर लास्ट वाला एक और है, आकर्ते अमात्य संपतः। अकर्ते मतलब किसी के प्रति जो वैर भावना ना करने वाला, ठीक है। क्लियर है बच्चा यहाँ तक? कोई समस्या है किसी को? नहीं हो गया सर। हाँ अभी आपने जो पढ़ा उसमें आपने देखा निकृष्ट कोटि का मंत्री कौन है, मध्यम कोटि का मंत्री कौन है, अमात्य पद पे नियुक्ति किसकी हो सकती है, अलग अलग लक्षण देखा, है ना। अब जो है कि राजा कैसे पता करे कि सामने वाला जो व्यक्ति विशेष है वो मंत्री बनने के लायक है। तो आपने देखा होगा कि महाभारत वगैरह में भी, रामायण वगैरह में भी, ठीक है, या आज के टाइम पे भी जो है कैसे हमें पता चले कि सामने वाला व्यक्ति जीआरएफ के योग्य है। तो अलग अलग परीक्षा ली जाती है ना, इंजीनियरिंग करने के लिए या इंजीनियर बनने के लिए या डॉक्टर बनने के लिए भी क्या होती है, आज भी टेस्ट लिया जाता है, परीक्षा लिया जाता है
है ना। तो उस टाइम भी अब राजा जो है किसी को अपने लिए मंत्री बनाना है उसको, किसी व्यक्ति विशेष को, तो मंत्री भी क्या, राजा भी क्या करता है, मंत्री का टेस्ट लेता है, परीक्षा लेता है अलग अलग, या तो वो परीक्षा रिटर्न, आज के टाइम तो रिटर्न फॉर्म में होता है, या कोई ऐसा कोई काम देकर, है ना। तो बच्चा आप लोग बताओ कि यदि आप लोगों में से किसी को मंत्री पद पे रखना है, या पीए बनाना हो, किसी को पर्सनल असिस्टेंट बनाना हो, ठीक है, तो कितने तरीके से आप उसकी टेस्टिंग ले सकते हैं, बोलो बच्चा। किसी को, आप लोगों में से किसी को पीए, रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट हो रिटन सकता है। टेस्ट होगा, वाइवा होगा, अच्छा। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाएगा। ओके, वेरी गुड। वाइवा, ओके, और कितने तरीके से? बस सबसे जरूरी है कि उसका जो व्यवहार है उसकी परीक्षा की जाए। बिहेवियर, ओके, वेरी गुड। और क्या कर सकते हैं? सर अर्थशास्त्र में उसे भय वो चेक करने का रास्ता है, भय दिखा के, भय धर्मोपदा, भयोपदा, कामोपदा, ये सब करके चेक करेंगे। हाँ, बिल्कुल, है ना। फिर या फिर और भी है कि उसके जहाँ पे उसका जन्म हुआ है, तो उसके आसपास के पड़ोसियों से पूछकर कि हाँ भैया ये कैसा आदमी है ना। तो हर तरीके से हाँ, आज के भी टाइम पे जितना पासपोर्ट वेरिफिकेशन में पूरा देखा जाता है ना, कि उसके जनपद में जाकर, उसके राज्य में, जिला में जाकर, उसके वार्ड पर्सन में जाकर उस व्यक्ति विशेष के बारे में पूरा जानकारी लिया जाता है ना। सेम चीज यहाँ पे भी एक राजा जो है करता है, प्रत्यक्ष रूप से करता है, या जासूस लगा के देखता है कि ये सही आदमी है कि नहीं, है ना। या कोई काम दे देता है कि अच्छा चलो तुम इस काम को यदि तुम कर दोगे तो हम समझेंगे तुम मंत्री के पद पे बने रह सकते। जैसे आपने देखा होगा एक मूवी आई थी रणवीर सिंह की, बाजीराव मस्तानी में, है ना। तो उसमें रणवीर कपूर जो है, रणवीर सिंह, ठीक है, मराठा साम्राज्य का वो उत्तराधिकारी बनने के लिए, तो आपने वो दृश्य देखा होगा कि उसको जो है पेड़ में जो है मिट्टी में एक पेड़ को गाड़ दिया जाता है, धनुष ये मोर पंख को कहा जाता है कि उसको आधा तोड़ना है। वो दृश्य देख याद आ रहा है? बोलो बच्चा। हेलो। नहीं सर, मैं तो अरे भूल गई। आप लोग मूवी नहीं देखते हो क्या? हैं? मैं बहुत देखती कम हूँ सर, कम देखता हूँ लेकिन सर। बाद में भूल जाती हूँ। अच्छा, तो कम देखते हो, चलो कोई बात नहीं, मुझे तो मूवी देखने का बहुत शौक है ना। चलो, तो एक राजा जो है किसी व्यक्ति को मंत्री पद पे यदि रखा है तो कितने तरीके से उसकी परीक्षा ले सकता है, अभी इस कोटेशंस में देखेंगे। और उस व्यक्ति विशेष को मंत्री बनाने से पहले उसके बारे में कैसे जाना जा सकता है, क्या पुलिस वेरिफिकेशन होता है कि नहीं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है कि नहीं, और क्या क्या विशेषताएं चाहिए, उसके पड़ोस के आसपास से पूछना चाहिए कि नहीं, उसके क्लासमेट से पूछना चाहिए कि नहीं, है ना, कितने प्रकार के उसके नॉलेज है ना, कितना वो पढ़ा लिखा है ना, वो सब एक जो है राजा उस व्यक्ति विशेष के विषय में जानना चाहता है या पता कराता है। चलो देखो यहाँ पे क्या क्या है। चलो वैसे फर्स्ट लाइन जो पढ़ो, फर्स्ट लाइन ऊपर में जो लाइन दिया है ना, बस इतना ही पढ़ो यहाँ तक। हाँ विशाल पढ़ो। जी भैया। हम्म तेषां जनपदम् अवग्रहं चाप्यतः परीक्षेत समान विद्याभ्यः शिल्पम शास्त्रचक्षुमत्ताम्। हाँ बस देखो, अब एक राजा जो है, ठीक है, किसी को भी मंत्री बनाना चाहता है, ठीक है, तो मंत्री बनाने के लिए सबसे पहले परीक्षेत, उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए कि वो परीक्षा क्या लेनी चाहिए, जनपदम अवग्रहम, तो उसका निवास स्थान कहाँ है, जो एड्रेस दिया है उसने, है ना। जैसे आज के भी टाइम पे क्या होता है, डोमिसाइल पेपर बनता है, आप जिस राज्य के हैं उसका जो है आपको निवास प्रमाण पत्र लगाते हैं, किसी भी जॉब में या किसी एंट्रेंस पेपर जब क्लियर होता है तो उसमें निवास स्थान लगाते हैं आप लोग। तो जनपद अवग्रहम यानी उस स्थान विषय, जैसे कि आप लोग हैं यूपी से हैं, कोई असम से हैं, कोई बंगाल से हैं, है ना, यदि कहीं जॉब लगती है तो आप लोग वहाँ पे निवास स्थान देते हैं कि नहीं देते हैं, या फिर पीएचडी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप फॉर्म फिलअप किया होगा, तो एक परमानेंट एड्रेस दिया होगा, है ना। और परमानेंट एड्रेस के लिए फिर आपने डॉक्यूमेंट भी लगाया होगा, चाहे आधार कार्ड लगाया हो, पैन कार्ड वगैरह, है ना। तो तेषाम यानी उनकी नियुक्ति से पहले
राजा क्या करता है, निवास स्थान परमानेंट डोमिसाइल के बारे में परीक्षा करता है, चेक करता है कि सही एड्रेस है कि नहीं, है ना। उसके बाद देखो समान विद्येभ्य, ठीक है, दूसरी विशेषता है समान प्लस विद्या, है ना, यानी जिसके साथ पढ़ा लिखा है वो व्यक्ति विशेष, यानी यदि कोई जब आप जॉब आपकी लगेगी ना तो पूरा पुलिस वेरिफिकेशन होता है आपके स्कूलों में, आपके कॉलेजेस में जाकर, ठीक है, पता लगाया जाता है कि आपका जो है जो कैरेक्टर कैसा है ना, आपके ऊपर कोई क्राइम तो नहीं है, आपके ऊपर कोई जो है कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा है ना, वो सब पता करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में जब भी आपकी जॉब लगी। तो एक जो है आप लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ता है जब आप किसी जॉब में जाएंगे तो, है ना। तो समान विद्याभ्य, इसका मतलब है कि जो आपके साथ समान विद्या, आपके साथ जिसने पढ़ाई लिखाई की है, सहपाठी क्लासमेट, उनसे भी पता करती है कि आप इस पद के योग्य है कि नहीं। जैसे शादी विवाह करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो 2 विटनेस चाहिए होता है ना, उसी प्रकार से इसमें भी क्या है कि यदि किसी को मंत्री पद पे बनाना है या बनना है तो राजा क्या करते हैं, उस व्यक्ति विशेष के जो भी क्लासमेट रहे होंगे उनसे पूछताछ करते हैं कि हाँ बच्चे वो कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, वो लोगों के प्रति कैसा उसका व्यवहार है ना। तो क्लासमेट से भी पूछती है पुलिस या फिर एक राजा जो है पता करती है अलग अलग तरीके से, ठीक है। आगे देखो शिल्पम, इसका मतलब क्या होता है बच्चा? नैपुण्यता शास्त्र, निपुणता, एक्सपर्ट, किसी भी काम में वो किसी भी कार्य को कितने अच्छे ढंग से करता है ये पता लगाता है राजा, है ना। चौथी विशेषता है शास्त्र चक्षु मताम, शास्त्रों में क्या उसकी जो है एक्सपर्ट है, कि उसने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, मैथ किस ग्रंथ में वो एक्सपर्ट है, ठीक है, उसकी क्या दृष्टि है, उसके क्या ज्ञान है, कितना वो एक्सपर्ट है, कितना चतुर है, वो सब देखता है एक राजा, है ना। शास्त्रों में कितना या किसी ग्रंथ विशेष को कितने अच्छे से पढ़ा है, शास्त्रों में कितना उसका ज्ञान है, ये भी पता लगाता है ना एक राजा जो है मंत्री बनाने से पहले उस व्यक्ति विशेष में। अगला देखो नीचे वाला लाइन को, संदीप पढ़िए नीचे वाली लाइन को। हाँ सर। कर्म रमणेषु प्रज्ञा धारयिष्णुनां दक्षं च कथा योगेषु वाग्मितं प्रागल्भं। हाँ देखो प्रतिभानवत्वं च कर्म आरंभेषु प्रज्ञाम, ठीक है। देखो कोई भी काम उसको अगर दिया जाता है, यानी या तो राजा क्या करेगा, कोई काम दे देगा उसको कि ठीक है तुम इस काम को करके दिखाओ, कोई ऐसा जिसमें बुद्धि का यूज होता हो, ऐसा कोई काम देकर राजा उसको बोलता है कि इस काम को ऐसे करके दिखाओ या इतने दिन में कंप्लीट करके दिखाओ, है ना। तो कोई काम विशेष को देकर, कोई कार्य विशेष को देकर उसमें उसकी प्रज्ञा, बुद्धि की जो है, बुद्धि क्या है, दाक्ष्यम, वो कितना निपुण है, कितना उसका धार्येषु नताम, यानी वो अपनी बुद्धि का किस प्रकार से उस काम को पूरा करने में यूज करता है, यानी किसी भी कार्य विशेष में वो सिर्फ शारीरिक बल लगाता है या फिर थोड़ा सा अपनी बुद्धि का भी यूज करता है कि नहीं, यानी उसकी बुद्धि का भी जो है, उसके ज्ञान का भी जो है परीक्षा लिया जाता है। कोई काम विशेष देकर, अलग अलग कार्य विशेष को देकर वो पता लगाता है राजा कि इसकी बुद्धि कहाँ तक है ना। किसी भी कार्य विशेष को करता है तो उसमें अपनी बुद्धि को प्रयोग करता है कि नहीं, ये भी पता लगाता है कि राजा, है ना। अगला देखो कथा योगेशु वाग्मित्वम, है ना। ये आपने देखा होगा ये शब्द वाग्मित्वम, क्या मतलब है बच्चा? वाक्पटु होने का भाग। हाँ, यानी भागित्व मतलब सर लगता है मुझे क्या ज्यादा बात नहीं करता है, जितना जरूरत है उतना ही बात करता है। हाँ, ग्रुप डिस्कशन, इसको सुनो जीडी या फिर डिबेट कराकर, कथा योगेशु, अलग अलग कथाओं में अलग अलग लोगों के मध्य में उसको डिबेट कराकर देखना चाहता है कि वो किसी भी टॉपिक पे कितने अच्छे से चतुरता से जो है जवाब दे पाता है कि नहीं दे पाता, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करता है कि नहीं। यानी अलग अलग सभाओं में, जैसे आज के भी टाइम में जब आप ये एनडीए की तैयारी
अगर आप करते होंगे, किए होंगे 10th में 12th के टाइम पे कोई बच्चा, तो वहां पे एक जो है डिबेट भी होता है, ग्रुप डिस्कशन भी होता है ना। उसमें व्यक्ति विशेष की क्या वाक्पटुता है ना। डिबेट में वही जीत सकता है जो वाक्पटु हो, है ना। तो यही कहा जा रहा है कि हाँ बोलो बच्चा। तार्किक कुशलता कहते हैं हाँ, इसको। तार्किक कितना लॉजिकल थिंकिंग है उसका, उसके विषय में पता लगाता है। एक राजा जो है कथा योगेशु वाग्मित्वम, यानी अलग अलग टॉपिक पे देखता है राजा कि इसकी क्या सोच है, ये पता लगाता है। ठीक है। प्रागल्भ्यम, ये सब का मतलब क्या है बच्चा? ये हमने तो पहले ही पढ़ा है, अभी जस्ट पढ़ा है। प्राग, बोलो बच्चे। ये पद हमने अभी देखा ना जी, देखो यहाँ पे कहा गया, ये है ना, क्या मतलब था यहाँ पे? दबंग दबंग दबंग। हाँ, दबंग। ठीक है। यहाँ पे अवश्य कथा मतलब। हाँ डबल ठीक है। हाँ, और प्रतिभानवत्वम च, और प्रतिभा से युक्त तो होना चाहिए। ये सारे जो है, यानी एक मंत्री में जो है उसकी प्रतिभा को जांचने के लिए, या वो वाक्पटु में एक्सपर्ट है या नहीं, ठीक है, किसी कार्यों में वो अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करता है कि नहीं, अलग अलग परीक्षा जो है उसकी ली जाती है। अलग अलग कार्य विशेष को देखकर आपस में डिबेट कराकर। वाग्मित्वम। हाँ, वाग्मत्वम का मतलब वाग्मित्वम का वाक्पटु बोल चाल में जो एक्सपर्ट हो, है ना, हर चीज, जिसके हर बातों का जो है जिसके पास जवाब हो, है ना, जिसको आज के टाइम पे हम लोग क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, कुशल वक्ता कहते हैं, है ना। जैसे जयशंकर जी देखो, जो हमारे जो है, आपने कई बार उनके वीडियोस देखे होंगे, कितना हाजिरी जवाबी जिसको कहते हैं, है ना। हर बात के जवाब उसके पास होता है, हाजिर जवाबी, है ना। चलो अच्छा, यहाँ तक कोई समस्या? वाक्पटुता का उदाहरण देना है तो आप ये सुधांशु जी को देख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है सर, हाँ बच्चा। ये वाली जो लाइन थी, कर्मा आरभ्येषु प्राज्ञ धारिषूणाम दक्ष, तो कर्मार्य मतलब कर्म को आरंभ करने में कितना, मतलब क्या हाँ, हिस्सा? किसी भी काम विशेष को देकर राजा जो है उसकी बुद्धि का ज्ञान देखता है कि उसकी बुद्धि कहाँ तक पहुंची हुई है, कितना उसकी अपनी बुद्धि का जो है अलग अलग कार्यों में किस प्रकार से प्रयोग करता है, ये पता लगाता है ना। अलग अलग कामों में जो है राजा जो है उसको नियुक्ति करके देखना चाहता है कि वो अपनी बुद्धि का कितना इस्तेमाल करता है ना, इसकी जो है स्मृति कितनी है, ये सब पता लगाता है। कर्म आरंभेषु, अलग अलग कार्यों में नियुक्त करके। हाँ, धारिषुताम मतलब धारिषुनता मतलब धारण करना, है ना, यानी उसकी स्मृति या स्मरण शक्ति क्या है, इसका भी ज्ञान अलग अलग काम को देकर। जैसे आज के भी टाइम पे क्या होता है, पजल्स वगैरह खिलाकर जो है, या कोई काम देकर तुम इस काम को जो है 10 सेकंड में कंप्लीट करना, या इस पहले को 10 सेकंड में कंप्लीट करना बताना है, उससे भी उसकी बुद्धि की जो है दक्षता पता लगती है ना, अलग अलग काम विशेष को देखकर, है ना। जैसे आज भी आप लोग को एग्जाम होता है ना, रीजनिंग, है ना। रीजनिंग में क्या होता है, सारा ब्रेन का खेल है कि आपकी बुद्धि कहाँ तक सोच पाती है ना। तो वही चीज है। तो पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे, अलग अलग कोई काम देकर या लोगों के बीच में शास्त्रार्थ कराकर सामने वाले की बुद्धि का या ज्ञान का पता लगाया जाता था, है ना। वही सेम चीज यहाँ पे भी है, बस आज के दिन में क्या फॉर्मेट चेंज हो गया है। ठीक है, चीजें वही है, बट सिलेक्शन का प्रोसीजर अलग है ना, लगभग चीजें वही है। चलो अब यहाँ से यहाँ तक पढ़ लो, इसमें क्या क्या विशेषता है। प्रभात बाबू पढ़ो इसको। आप आद्योत्साह प्रभौ क्लेश सत्वः च स संव्यवहार शौचम मैत्रिताम दृढ़ भक्ति च स्वासिभ्य शील बलरोग्य सत्व योग समस्तम च अल्प्याम च प्रत्यक्षम संप्रतित्वम वैरित्वम च। अच्छा, इसमें देखो बच्चे, एक बार देखिए,
हाँ देखो इसमें क्या क्या शब्द है बच्चा, कोई बताएंगे इसको, कोई करना चाहेंगे हिंदी? सर देखो संधि विच्छेद करो इस पद का, क्या दिख रहा है? मतलब अपोत हाँ क्या पहले संधि आप विच्छेद, दिया आएगा। अपोत शौच प्रभाव, मतलब सर हाँ, अपोत संधि कर्म में शौच का संधि विच्छेद क्या होगा इसका? सर इसमें आपाद्य दा अलग हो जाएगा सर, यू या उधर हो जाएगा, हाँ कोई और बच्चा उत्साह का? हो जाएगा सर। आपदा उत्साह प्रभावो, है ना, यानी जी क्या है कि वो किसी भी प्रकार के आपत्तियों से आपदाओं से घबराता ना हो। ठीक है, कोई कोई आपदा, कोई जो है ऐसा आपदा राजा जो है कोई ऐसा उसको कष्ट देकर, है ना, कोई ऐसा मतलब कोई डेंजरस काम दे दिया जाए। ठीक है, कई बार होता है ना कि इसकी परीक्षा कैसे ली जाए, तो कोई कोई ऐसा कोई डेंजरस काम दिया जाए कि उसमें वो घबराता है कि नहीं घबराता है, डरता है कि नहीं डरता है। तो आपदाओं का अलग अलग आपदाओं का या फिर आपत्तियों का जो है ऐसा उसमें गेम खिलाकर या फिर कुछ अलग अलग तरीके से उसके उत्साह का परीक्षा ली जाती है। ठीक है, कोई डेंजरस काम दे दिया जाए, जैसे कि आपने देखा होगा कि पृथ्वीराज चौहान मूवी आपने देखा होगा या सुना भी होगा उनके बारे में। ठीक है, तो उसमें देखा भी कितने प्रकार से उनको कष्ट दिया जाता है ना। तो आप अलग अलग आपदाओं को के माध्यम से उसके उत्साह का, उसके प्रभाव का, है ना, उसकी परीक्षा दी जाती है। ओके, क्लेश सहत्वम च, ठीक है, वो कितना कष्टों को सहन कर सकता है, वो उसकी परीक्षा जो है अलग अलग आपदाओं से जो है पता लगाया जा सकता है। ओके, उसके बाद जो है सम व्यवहारात च शौचम, ठीक है, और व्यवहार से, है ना, उसके बिहेवियर से उसकी पवित्रता, शौचम, मैत्रताम मित्रता, और दृढ़ भक्तित्वम च, यानी बिहेवियर से आपके मन की शुद्धता, मित्रता भाव या स्वामी के प्रति क्या भक्ति है, इसके विषय में पता लगाया जा सकता है। यानी एक राजा जो है अलग अलग आपत्तियों के माध्यम से उसके उत्साह का, उसके प्रभाव का, उसकी सहनशीलता का, व्यवहार से उसकी पवित्रता का, मित्रता भाव का और स्वामी भक्ति के विषय में पता लगाया जा सकता है ना। ये हो गया। भैया मैं कुछ बताना चाहूंगा। हाँ बच्चा बोलो बच्चा। ये जो वर्ड है ना यहाँ पे सम व्यवहार हाँ। शौचम च, हाँ, यहाँ पे जो व्यवहार, है ना षष्टोटी से यहाँ पे जो शकार है, तानव्य शकार को यहाँ पे षष्टोटी से छत हो गया, छह हो गया है, तो इसका जब विच्छेद होगा तो ये होगा व्यवहार व्यवहार च शौचम, ऐसा इसका विच्छेद। हाँ ठीक है अच्छा, तो वेरी गुड। उसके बाद यानी यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने देखा है, उसका एक शब्द है समवासिभ्य। हाँ, वश धातु का अर्थ क्या होता है बच्चा? बैठना था, बैठना, तो उपवसति, वश मतलब बस करा, हाँ, है ना, सर आपने बस का बोला ना। हाँ अच्छा कौन सी धातु? वश धातु। कौन सा? वश 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 मतलब, अरे आपने कारक व्यक्ति पढ़ा है ना? उपन्नतंग बस। जी सर। हाँ, इसमें क्या था, किस अर्थ में था? अनुवसति आवसति बस। हाँ, ये स्वामित्व के, बस स्वामित्व के अर्थ में। सहवासी, सहवासी किसको कहते हैं? सहवासी किसको कहते हैं? साथ रहने वाला, हाँ साथ, हाँ साथ रहने वाला या पड़ोसी जिसको कहते हैं, है ना। तो आसपास के लोगों से या पड़ोसियों से उस मंत्र विशेष के या उस व्यक्ति विशेष के बारे में पता लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है? आपके पड़ोसियों से आपके बारे में पता लगाया जा सकता है कि आपका व्यवहार क्या है ना। तो देखो यहाँ पे, ये देखिए क्या कितना अच्छी बात है यहाँ पे कहते हैं वो कि समवासिभ्य, यानी साथ रहने वाले से, यानी अगल बगल पड़ोस के लोगों से उस व्यक्ति विशेष के विषय में शील क्या, उसके व्यवहार क्या है, वो तो कितना विनम्र है, उसका सामर्थ्य कितना है, बलवान कितना है, आरोग्य, ये जो सब चीजें अभी हमने पढ़ा है ना, ये जो लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा ना ये चीजें, इसकी परीक्षा कैसे ली जाए, इसके विषय में पड़ोसियों से पता कराया जा सकता है। वही चीज यहाँ पे कि शील हो, बल हो, आरोग्य है, सत्व योगम स्थम
चापल्य वर्जितः, ये सब जो है एक राजा जो है पड़ोसियों से पता लगाया जा सकता है कि वो कितना व्यवहारिकता है, वो व्यक्ति विशेष कितना व्यवहार में एक्सपर्ट है, कितना वो बलवान है, कितना आरोग्यवान है, कितना वो सत्व गुणों से युक्त है ना, कितना वो स्तंभ चापल्य वर्जिता है, यानी कितना वो स्थिर प्रकृति वाला व्यक्ति है। ठीक है, इसके विषय में पता लगाया जा सकता है। प्रत्यक्षतः संप्रीत्वम, यानी वो कितना प्रियभाषी है, प्रियभाषी मृदुलभाषी है, इसके विषय में राजा जो है क्या कर सकता है, प्रत्यक्षतः स्वयं परीक्षा ले सकता है, या स्वयं जो है उसके नेचर के बारे में पता लगाया जा सकता है। इसलिए एक राजा को जो है अलग अलग तरीके से उस मंत्री विशेष पे आसीन होने वाले व्यक्ति विशेष की जो है परीक्षा लेनी चाहिए, है ना। ये सारे जो है राजा यहाँ पे एक मंत्री को जो है उस पद पे नियुक्त करने से पहले उसके बारे में किस किस प्रकार से इसके बारे में जाना जा सकता है, ये इसके कुछ लक्षण विशेष यहाँ पे दिया गया है। तो बच्चा संप्रकृत्यो वैरयित्वम चा क्या है, कहाँ बच्चा, लास्ट वाला प्रत्यक्षता के बाद। संप्रीत्वम यानी प्रियभाषी, कितना मधुर बोलता है ना, उसके विषय में। वैरित्वम मतलब जो उसका कोई दोस्त, हाँ शत्रु रहित, जिसका कोई दुश्मन ना हो, है ना, उसका किसी से कोई द्वेष है कि नहीं, इसके बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है ना। निषेध कर लीजिएगा, संप्रियत्वम प्लस अवैरित्वम च, ये सारे जो है जो आपने इससे पहले पढ़ा मात्य के विषय में, या निकृष्ट या फिर मध्यम कोटि के जो मंत्री हैं उनके किस प्रकार से परीक्षा ली जाती है, ये हमने देखा, है ना। बताओ इसमें कोई पद विशेष को लेकर या फिर कोई ऐसा कुछ जो डाउट हो आप लोग को, बोलो बच्चा, कहीं भी कोई समस्या आता है? आगे चलो बच्चा। नहीं भैया, है ना। तो बच्चा ये जो अभी आपने जो टॉपिक पढ़ा ना, इसको अच्छे से थोड़ा सा इस पे मेहनत करना, ठीक है। बहुत सारा लंबा पैराग्राफ है ये सभी। अब ये बताओ कि एक राजा जो है इनकी परीक्षा जो है कितने ढंग से ले सकता है, बताओ। सर मैं बताऊं? हाँ कोई और बताओ भैया। जैसे पीएचडी में एडमिशन लेना हो, है ना, तो कितने तरीके से क्या क्या प्रोसीजर होता है, बताओ बच्चा, क्या क्या काम करना पड़ता है, किसी को आइडिया? अब मान लीजिए कि जिसको डीयू में लेना हो या अदर यूनिवर्सिटी में पीएचडी में, कितने प्रकार से परीक्षा ली जाती है आपकी? अरे पता नहीं है क्या? पुस्तक में लेगा एक और इंटरव्यू तो होगा ओरल में, तो यहाँ पे बोला पुस्तक को परख को अनुमेय और ये सब 3 बोला है। हाँ तो एक और क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से फिर सिनॉप्सिस जमा करते हैं, फिर इंटरव्यू में जाते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से आपसे पूछा जाता है ना। ठीक है, तो अलग अलग विधि है किसी भी परीक्षा में पास होने के या किसी भी चीज में एंट्री करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी है कि एक राजा का जो व्यवहार है ना, यदि किसी भी कार्य के विषय में जानना हो या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानना हो, कोई व्यक्ति विशेष कैसा है ना, तो या तो राजा स्वयं उस व्यक्ति विशेष के बारे में पूछ लेगा, देख लेगा, है ना, या फिर इनडायरेक्टली उसके बारे में पता लगाएगा कोई व्यक्ति विशेष सही है कि नहीं, या फिर अनुमान के माध्यम से, है ना, कोई काम ऐसा दे दिया जाएगा, चलो तुम काम को करो, उसके आधार पर हम देखेंगे और तुम्हारा काम सही हुआ तो हम तुमको नौकरी पे रख लेंगे, है ना। आज भी होता है ऐसा चीज, है ना, तो कोई काम दे दिया जाता है, चलो तुम इस पजल को या इस काम को करके दिखाओ, यदि काम पसंद आए तो तुम्हें हम नौकरी पे रख लेंगे। सेम चीज यहाँ पे भी है। चलो फर्स्ट लाइन पढ़ना बच्चा, कामनी फर्स्ट लाइन। हाँ, प्रत्यक्ष रोक्षानुमेय ही राजवृत्ति ही स्वयं दृष्टम प्रत्यक्षम पुरोपदिष्टम प्रोक्षम कर्मसु कृतेन अकृता अवेक्षणम अनुमेयम। बस रुक जा।
देखो राजवृत्ति क्या होता है, राजा का व्यवहार कितने प्रकार का हो सकता है ना। किसी चीज को लेकर एक राजा का व्यवहार कितने प्रकार से हो सकता है, 3 प्रकार का। ये प्रश्न आ चुका है, प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से या अनुमेय। ये 3 प्रकार से उनकी 3 प्रकार की गतिविधि होती है ना। आप ये बताओ प्रत्यक्ष किसको कहते हैं, प्रत्यक्ष किसको कहते हैं बच्चा? जो स्वयं देखते हैं वो प्रत्यक्ष है, जो किसी और से देखते हैं वो परोक्ष है। हाँ, प्रत्यक्ष क्या हो गया, जो आप स्वयं देखते हैं, स्वयं जिसके माध्यम से किसी ज्ञान, किसी वस्तु विशेष का ज्ञान होता है। परोक्ष क्या होता है, पर प्लस ओक्ष, यानी किसी दूसरे के माध्यम से जब आप जानते हैं तो परोक्ष कहलाता है। और अनुमेय क्या कहलाता है? हाँ, जो अनुमान के द्वारा जाना जाता है वो अनुमान, हाँ, वो अनुमेय कहता है। वेरी गुड, अनुमान के योग्य। हाँ, वेरी गुड। तो राजवृत्ति भी 3 प्रकार का होता है, राजा का व्यवहार जो है वो 3 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से या अनुमेय रूप से। इसी बात को ये कंठस्थ कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ एग्जाम में। स्वयं दृष्टम प्रत्यक्षम, जो स्वयं के द्वारा देखा गया है वो प्रत्यक्ष है। परोपदिष्टम परोक्षम, किसी दूसरे के द्वारा बताया गया है वो परोक्ष है। कर्मेषु कृतेन कृतावेक्षणम अनुमेयम, किसी कार्य में किसी व्यक्ति विशेष को लगाकर उस कार्य के आधार पर जब किसी का अनुमान करते हैं वो अनुमेय है ना। तो ये 3 प्रकार के प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमेय का लक्षण है ना। कर्मेषु, अलग अलग कामों में किसी व्यक्ति विशेष को लगाकर, कृतेन अकृत अवक्षणम, ठीक है, तो वो व्यक्ति विशेष उस कार्य विशेष कितने अच्छे ढंग से कर पाता है, ठीक है, यानी किसी काम विशेष को देख कर उसका अनुमान करना ही अनुमेय कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है बच्चा, कोई समस्या? जी सर, क्लियर है ना। अब ये बताओ कि अलग अलग कामों के अलग अलग कामों के अलग अलग करने के तरीके हैं, या एक ही काम को अलग अलग कामों को एक ही तरीके से किया जा सकता है, ये बताओ। हर काम का अपना अलग तरीके, अलग तरीके होता है ना। हाँ, चलो अब इसी चीज को अगले कोटेशन में देखिए। हाँ बच्चे, ग्रामर नहीं होगी आज ग्रामर तो नहीं होगी। अनुमेयम, कृतेन अकृत, ठीक है, वो व्यक्ति उस कार्य विशेष कितने कितने तरीके से करता है, किए जाने वाला, कितने मतलब करना, करने योग्य, है ना। आकृत, करके देखना, है ना, या लगाकर। हाँ विशाल, लास्ट पैराग्राफ पढ़ो। हाँ कुछ कह रहे हो क्या छत्रकुल? भैया पहले बताइए, ग्रामर नहीं, आज ग्रामर नहीं, आज इसको कंप्लीट करेंगे। हाँ ठीक है भैया। हाँ विशाल, पढ़ना इसको। हाँ छत्रकुल कुछ कह रहे हो क्या? एक बार शायद छत्रकुल कुछ कह रहे। नहीं सर, वो जो कितेनो अकृतेनो की बात बोला, जो संपूर्ण हो चुका है वो कृत्यो, और जो संपूर्ण नहीं हो रहा है, असंपूर्ण हो रहा है अकृतो, वो कार्यों के बारे में जो अनुमान कर सकता है वो बोला है यहाँ पे। अच्छा, ठीक ठीक, तो बातें नहीं बोलना चाह रहा। ठीक है, ठीक। हाँ बच्चा, विशाल पढ़ना इसको। जी, प्रत्यक्ष परोक्ष अनुमेयः ही राजवृत्ति ही स्वयं दृष्टम प्रत्यक्षम परोक्ष दृष्टम परोक्षम कर्मसु कृतेन कृत वेक्षण अनुमेयम योगपद्यातु कर्मणा अनेकत्वादने स्थातुश्च देश कालात्तयो मा बुदिति परोक्ष अत्यय कार्यदि कर्म। हाँ देखो बच्चे, यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं? योग पद्यात यतु हो, योग पद्यात तु, ठीक है। देखो यहाँ पे कि जितना भी आप यहाँ पे देख रहे हो कि प्रत्यक्ष रूप से पता लगाया जा सकता है, या परोक्ष रूप से, या फिर कोई कार्य विशेष में लगाकर अनुमान के माध्यम से। तो क्या एक राजा इन सभी कार्यों को अकेले कर सकता है क्या? योग पद्यात तु कर्मणा नाम, है ना, कर्मणा नाम अनेक एकत्वात अनेक, यानी प्रत्येक कार्य की अलग अलग विधि होती है ना। हर काम के जो है ऐसा नहीं कि एक ही तरीके हैं, अनेक तरीके हैं, अनेक विधियां हैं। कर्मणा नाम अनेकत्वात
अनेकत्व, है ना, कि अलग अलग कार्यों के, यानी अगर हमें किसी के बारे में पता करना है तो जरूरी नहीं कि हर टाइम हम लोग प्रत्यक्ष रूप से इसके बारे में जान सके, है ना। या कि हम लोग क्या करते किसी दूसरे के माध्यम से हम जान पाते कि अच्छा ये व्यक्ति कैसा है कि नहीं, है ना। तो अलग अलग कामों में अलग अलग विधियां, अलग अलग विधियों की जो है अलग अलग विधान का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही विधि से आप सभी प्रकार के कार्य विशेष को कर पाओ। उसी प्रकार से एक राजा भी सभी प्रकार के कार्यों को, यानी अमात्य की नियुक्ति के लिए या मंत्री की नियुक्ति के लिए या पुरोहित की नियुक्ति के लिए जो है अकेले जो है हर प्रकार के कार्य विशेष को नहीं कर सकता है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी कहा गया है कि राजा जो है इन सभी कामों को, ये अमात्य के बारे में पता लगा लो प्रत्यक्ष रूप से हर टाइम। तो जैसे कि अगर मान लीजिए आपको पीएचडी में एडमिशन चाहिए, है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि यूनिवर्सिटी का वीसी आपको एग्जाम देने के लिए या इंटरव्यू लेने के लिए आपके सामने आएगा या बैठेंगे वो, है ना। इसलिए क्या करते हैं राजा या वीसी अपने डिपार्टमेंट, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट के जो एचओडी होंगे या जो टीचर्स हैं वो आपके इंटरव्यू लेते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी कहा गया योग पद्यातु, इन सभी कामों को राजा अकेले नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग कामों के अलग अलग विधियां होती हैं और राजा के पास इतना टाइम नहीं होता कि इन सब की नियुक्ति के लिए जो है वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाया प्रकट हो या प्रत्यक्ष रूप से इन सब कामों में स्थिर हो, क्योंकि उसके पास देश कालत्य, देश काल का मतलब क्या होता है बच्चा? सर समय सापेक्ष, समय देश मतलब होता है किसी जगह का नाम, और काल मतलब समय, हाँ ना, ताकि जो है स्थान विशेष या काल विशेष में किसी प्रकार का जो है काल अत्यय, अत्यय मतलब अतिक्रमण, ठीक है। तो अतिक्रमण यानी कोई भी कार्य विशेष आपस में विरोध ना हो या फिर उनमें किसी प्रकार अतिक्रमण ना हो, उल्लंघन ना हो। अब राजा भी जो है इन सब छोटे छोटे कामों में देखने लगे कि मंत्री के लिए नियुक्ति के लिए वो ध्यान देखे प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से। इसलिए यहाँ वो कहा जाता है कि एक राजा जो है कोशिश करता है प्रत्यक्ष रूप से इसकी नियुक्ति करे या फिर परोक्ष रूप से इसके बारे में पता चल जाए कि वो व्यक्ति विशेष है कि नहीं, या अनुमान के दृष्टिकोण से सामने वाले व्यक्ति विशेष को पता लगा पाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि देश या काल में किसी प्रकार का अतिक्रमण ना हो। इसलिए जो है क्या होता है कि किसी भी काम विशेष के अनेक विधियां हो सकती है, अलग अलग तरीके से अमात्य या फिर मंत्री विशेष की परीक्षा ली जा सकती है। इसलिए राजा को क्या करना चाहिए, जब भी अमात्य की नियुक्ति हो, ठीक है, तो जहां जरूरत पड़ रही है प्रत्यक्ष रूप से तो आप प्रत्यक्ष रूप से उसकी परीक्षा ले लो, जहां जरूरत पड़ रही है परोक्ष रूप से तो परोक्ष रूप से उसकी परीक्षा ले लीजिए, जहां जरूरत पड़ रही है किसी अनुमान के माध्यम से, किसी कार्य विशेष के माध्यम से, अगर देश और काल का जो अतिक्रमण नहीं करना पड़ रहा है तो जहां पर जिस प्रकार से जरूरत पड़ रही है उस हिसाब से उसकी परीक्षा लेकर अमात्य पद की या मंत्री पद की जो है उस व्यक्ति विशेष को जो है नियुक्ति करने हेतु अलग अलग तरीके से उसकी परीक्षा ली जा सकती है। इसी चीज को यहाँ पे वो कहते हैं कि प्रत्येक कार्य की अपनी अपनी शैली है, ठीक है, प्रत्येक कार्य की अनेक विधियां हैं, है ना। इसलिए जो है अमात्य पद की नियुक्ति के लिए आप परोक्ष रूप से भी उसकी परीक्षा ले सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी ले सकते हैं, या फिर अनुमान विधि के माध्यम से या अनुमेय के माध्यम से किसी कार्य विशेष में उसकी दिलचस्पी को देखकर या कार्य की शैली को देखकर जो है आप क्या कर सकते हैं, अमात्य पद पे नियुक्त कर सकते हैं, मंत्री पद पे नियुक्त कर सकते हैं, है ना। इसमें आपको जो है कैसे किस प्रकार के प्रश्न पूछा जा सकता है, ये वाला जो लाइन है ये तो कई बार पूछा गया एग्जाम में, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, या फिर प्रत्यक्ष वाला की जगह पे फिल इन द ब्लैंक्स देकर, या फिर राजवृत्ति कितने प्रकार की होती है ऐसे भी पूछा गया। तो बताओ बच्चा राजवृत्ति कितने प्रकार की होती है? हाँ, और इन्हें आप लोग कोशिश कीजिएगा कि क्रम के अनुसार याद कर लीजिएगा कि जो राजवृत्ति या राज व्यवहार है, राजा का जो व्यवहार करने का जो तरीका है वो कितने प्रकार का हो सकता है, इसे क्रम से याद रखेंगे। साथ ही साथ प्रत्यक्ष का जो है क्या डेफिनेशन है, परोक्ष का क्या डेफिनेशन है, अनुमेय का क्या डेफिनेशन है, ये देख लीजिएगा जरूर। ये शुरुआत के जो 2 लाइन है ना, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत सिंपल है, इसे तो सब याद ही कर लेंगे आप लोग। हाँ इला याद हो गया आपको? हाँ बताना राजवृत्ति कितने प्रकार का होता है? प्रत्यक्ष, परोक्ष, अनुमेय ही राजवृत्ति। अरे वाह। इला, ये पुरोहित का मतलब क्या होता है, किसको कहते हैं पुरोहित?
यज्ञ आदि को करने वाले को पुरोहित तो कहते हैं। आपके अनुसार पुरोहित कौन हो सकता है, क्या क्या उसका लक्षण होता है? मैं बताऊं? चलो एक एक लक्षण बताओ सभी को। पुरोहित की सर क्या मेरे योग्यता? हिसाब से जो जिस व्यक्ति को वेद मंत्र अच्छे से पढ़ना आता हो, अच्छे अच्छा, से यानी वेदों का ज्ञान हो। ओके, वेरी गुड। आगे? अच्छे कुल में उत्पन्न हो, तो ऊंचे कुल में, तो ऊंचे ब्राह्मण। कुल। हाँ, वेरी गुड। आगे अगला लक्षण। हाँ, दो लक्षण हो चुके हैं कि वेदों का ज्ञाता हो, ठीक है, अच्छे कुल में सर मैं जन्म लिया। बताऊं एक बात? हाँ बताओ। हाँ सर वो पूजा किसी ने बताया ना कि उच्च कुल में जन्म लेना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। अच्छा, ठीक। आगे? बोलो अच्छा। भैया यहाँ एक प्रश्न है मेरा। हाँ बोलो। इसमें लिखा है कि जो ये पुरोहित की क्वालिटीज जो बताई गई है, योग्यताएं जो बताई गई है, उसमें लिखा हुआ है वेद वेदांगों का ज्ञाता, और फिर अलग से लिखा हुआ है कि वो ज्योतिष शास्त्र का भी ज्ञाता होना चाहिए। तो ठीक। अगर हम देखेंगे तो वेदांग में ही ज्योतिष आ जाता है, हाँ, तो ये अलग से इसको देखो, गिनने का। सुनो 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 सुनो, ये हिंदी व्याख्या में, सुनो सुनो, हिंदी व्याख्या में इस तरह से ज्योतिष शास्त्र आ गया है। अन्यथा जो है इसमें जो है ज्योतिष शास्त्र के लिए कोई पद नहीं दिया गया, इसी के अंतर्गत आ गया है सब। ठीक है, वेद वेदांग और ज्योतिष शास्त्र, ये इसकी हिंदी यहाँ पे दिया है। यहाँ पे जो है निमित्त देवे एक निमित्त बात है। बताओ हाँ बच्चे बोलो। सर, मेरी किताब में पुरोहित का जो डेफिनेशन दिया हुआ है, इसमें ज्योतिष शब्द नहीं है। हाँ, ज्योतिष शास्त्र नहीं है, वो तो हिंदी के व्याख्या के तौर पे इस तरह से दिया हुआ है ना। तो षड अंग के अंतर्गत ही ज्योतिष आ जा रहा है। ठीक है, वेद वेदांग ज्योतिष शास्त्र कोई इसमें कोई शब्द नहीं है ना। तो ये हिंदी व्याख्या में इस तरह से दिया हुआ। संस्कृत में ज्योतिष शास्त्र षड अंग के अंतर्गत ही है। और बताओ चलो, क्या क्या होना चाहिए एक पुरोहित का लक्षण? हाँ बच्चा, ऊंचे कुल में जन्म लेना, वेदों का ज्ञाता, और बस। दंडनीति होना चाहिए। चलो पहले यहाँ पे कौन नहीं पढ़े हैं, इला पढ़ो इसको, फर्स्ट लाइन को। तो हाँ। दीतम शीलम सदंगे वेदे देवे द्याम ही विनीतम आप मनुषी नाम अथर्व तो उपाय प्रतिकर्तारम कुर्वीत। हाँ देखो क्या है कि पुरोहित वही हो सकता है, पुरोहितम उदितो उदित कुलशीलम। ठीक है, तो जो ऊंचे कुल में, उदित कुलम यानी जिसका जन्म ऊंचे कुल में, उच्च कुल में हुआ हो, अच्छे कुल में हुआ हो, वही पुरोहित बन सकता है। ठीक है, शीलम विनम्र स्वभाव वाला, सदाशील, है ना, ये पहले हमने भी पढ़ा। सदंगे 6 वेद और वेद के 6 अंगों का अच्छे से ज्ञाता हो। देवे निमित्त, निमित्त पद का क्या अर्थ है बच्चा? देवे निमित्त। हाँ, इसका मतलब जो अच्छा बुरा क्या है, सगुण शास्त्र आपने पढ़ा होगा या जानते भी होंगे, शुभ अशुभ फल का जो ज्ञाता है ना। निमित्त पद किसके लिए प्रयोग किया गया है तो बताएंगे? निमित्तज्ञ। सर ज्योतिष के लिए प्रयोग किया गया। निमित्तज्ञ किसको कहते हैं, और ये पद कहाँ पे आपने देखा है, किसी को ध्यान है? बोलो अच्छा। यहाँ पे शायद निमित्त दैव मतलब दैव कर्म, मतलब जो जाग यज्ञादि अनुष्ठान आपके में भाग्य निमित्त। विशेष के विषय में जानने वाला, किसी के भाग्य के विषय में जानने वाला, शुभ अशुभ फल के विषय में जानने वाला। ठीक है, देवे मतलब भाग्य के विषय में जानने वाला। निमित्त का मतलब सगुण शास्त्र, क्या आपके सगुण है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, इसके विषय में जानने वाला, उसको कहते हैं निमित्तज्ञ। ये आप जब आपने पढ़ा होगा रघुवंशम, उसमें निमित्त पद आया था, याद आ रहा है आप लोग को? बोलो बच्चा। हाँ बच्चा। जी भैया, जब वहाँ पे जब वो दोनों जाते हैं ना, तो दक्षिणा में चली वो महर्षि वशिष्ठ के पास।
हाँ ठीक है बच्चा। तो देखो यहाँ पे कि जो भाग्यों के विषय में जानते हैं, जो निमित्त, जो सगुण शास्त्र के विषय में जानते हैं, दंड नित्याम, जो दंड नीति में अच्छे से दंड नीति के विषय में जानते हो, और साथ ही साथ च अभिविनीतम, अभिविनीत का मतलब क्या होता है बच्चा? अभिविनीत क्या मतलब? पारंगत, प्रांगत, हाँ एक्सपर्ट है ना, निपुण, कुशल है ना। आपदाम देव मानुषी नाम, जो दैवी और मनुष्यकृत जो आपदा है उनको अच्छे से कंट्रोल करने वाला, अर्थात सभी प्रकार के आपदाओं को जो अच्छे से नियंत्रण कर सकता है, मैनेज कर सकता है, कोई भी कष्ट है या कोई भी आपदा आ रहा है उसको कितने अच्छे से प्रबंधन करता है, वही व्यक्ति पुरोहित बन सकता है। और अथर्व यानी अथर्व वेद का अच्छा सा ज्ञाता हो, है ना। अथर्व वेद में जो भी उपाय बताया गया है कि कैसे आपदा को नियंत्रण किया जाए, चाहे वो देवकृत हो या मनुष्यकृत हो, दोनों प्रकार के आपदाओं को किस प्रकार से हैंडल करे, ऐसा व्यक्ति विशेष ही पुरोहित बन सकता है। प्रतिकर्तारम कुर्वित, प्रतिकार करने वाला, दूर करने वाला, कष्ट को दूर करने वाला व्यक्ति ही क्या बन सकता है? पुरोहित बन सकता है। ठीक है, तो ये जो है पुरोहित के लक्षण है, पुरोहित की विशेषता है, कौन कौन सा व्यक्ति जो है पुरोहित के योग्य है ना। तो ये कोटेशन आप याद रखेंगे, जैसे आपने अमात्य का में आया ना, किसका बच्चा? पुरोहित, पुरोहित करने वाला, हाँ करने वाला है ना, ऐसे व्यक्ति को इस पद पे नियुक्त करना चाहिए। अब यहाँ पे एक कोटेशन है कि तम आचार्य शिष्य, जैसे आचार्य के पीछे जो है उनका शिष्य अनुसरण करता है, जैसे पितरम पुत्र, जैसे एक पिता का अनुसरण पुत्र करता है ना। भृत्या स्वामिनः, जैसे एक स्वामी का अनुसरण एक सेवक करता है, उसी प्रकार से च अनुवर्त, उसी प्रकार से एक पुरोहित, उसी प्रकार से एक राजा जो है पुरोहित का जो है अनुसरण करना चाहिए। अर्थात राजा जब भी कोई सा भी कार्य विशेष करे तो अपने पुरोहित से जो है सलाह मशवरा लेकर कोई शुभ कार्य विशेष को करना चाहिए, है ना। तो यह यहाँ पे कहा गया है। तो ये कोटेशन जो है लास्ट वाला जो हम लोगों ने पढ़ा है, ये वाला खास करके याद रखना वाला काफी इंपॉर्टेंट है। ये भृत्य स्वामिनम चा अनुवर्तते का क्या अर्थ है कि मतलब राजा पुरोहित के पीछे राजा को चलना चाहिए। हाँ, चलने का मतलब हर बात जो है राजा पुरोहित से सलाह मशवरा करके ही किसी कार्य विशेष को करे। जैसे एक स्टूडेंट जो है उपलंकार है, हाँ उपलंकार है, स्वामिना एव च अनुवर्तते, यानी कि जिस तरह से शिष्य आचार्य का अनुसरण करता है, पुत्र पिता का अनुसरण करता है, भृत्य अर्थात नौकर सेवक स्वामी का अनुसरण करता है, उसी प्रकार जो राजा है राजा को पुरोहित का अनुसरण करना चाहिए। ठीक है बच्चा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ध्यान रखना इसको। ओके, इस कोटेशन में कोई समस्या आप लोग को? बोलो बच्चा, है ना। चले, ये कोटेशन काफी अच्छा है, तो ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। अंतिम कोटेशन देखो, है ना। तो अंतिम कोटेशन में पूरा सार दिया गया जो आपने मंत्री पढ़ा। हाँ बोलो बच्चा, बोलो। सर मुझे यहाँ पे एक कोटेशन अच्छा नहीं लगा। कौन सा? ये वाला? सर वो उच्च कुल में जन्म लेने वाला, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। उच्च कुल का मतलब यहाँ पे कभी नहीं है कि आज के टाइम पे जो जाति व्यवस्था है उसकी बात नहीं है। आपने पढ़ा ही है कि ब्राह्मण कौन बन सकता है, ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है ना, उसकी बात की जा रही है। यहाँ पे जैसे जाति पद अलग है, वर्ण व्यवस्था, वर्ण पद अलग है। वेदों में आप देखोगे कहीं जाति व्यवस्था की बात नहीं है वहाँ पे, है ना। आज के टाइम पे जो आप देखते हैं ना वो अलग है। जाति पद तो वेदों में कहीं है ही नहीं, शब्द ही नहीं मिलता है ना। ये तो हम लोगों ने जो इस तरह के आधुनिक युग में इस तरह से बंटवारा किया गया है, कर्म के आधार पे शुरू से रहा है, लेकिन अब जो है सब हम सब ब्राह्मण है। हाँ, अगर हम लोग क्या है
हम सभी ब्राह्मण है कर्म से, है ना, जन्म से जो भी है बीज है जिस ज्ञान भी, से। हाँ ठीक है, ज्ञान और कर्म। अभी हम लोग जो संस्कृत भाषा अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, कर्म से हर कोई ब्राह्मण है ना। ब्राह्मण का तो कोई कास्ट विशेष की नहीं है, ठीक है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, अध्यापन आने वाले टाइम में करेंगे ही करेंगे, है ना। ज्ञान का दान दे रहे हैं, है ना, तो सब ब्राह्मण है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे जैसे, हाँ आपने यहाँ पे मेरा भी यहाँ पे क्वेश्चन है। हाँ मतलब जैसे सुजाता जी ने बोल रहा है यहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 मतलब वर्ण है। यहाँ पे पुरोहित जो होता है ओनली ब्राह्मण जो मतलब विभाग है उससे होता है। अभी तक शूद्रों जो क्षत्रियो और वैश्यों का जो है बिलोंग करता है उससे कोई पुरोहित बनने का नहीं मिलता है कभी आपने, कभार मतलब। हाँ बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जहाँ पे जो है अलग जो निकृष्ट कोटि के लोग रहे हैं, वर्ण वो अच्छे पोस्ट पे रहे हैं। जैसे महाभारत में विदुर, विदुर के बारे में जानते हैं कि विदुर कौन थे? नहीं सर, किनके पुत्र थे? तो पहले का बाद में मतलब मॉडर्न मतलब जनरेशन का चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, मतलब हम लोगों का मतलब जगह में गाँव में। और तो यहाँ पे ऐसा चल रहा है अभी भी, मतलब ऐसा प्रथा चल रहा है। बिल्कुल जो बिल्कुल कोई वो ब्राह्मण गोत्रों से बिलोंग करना चाहिए विदाउट क्षत्रियो मतलब वैश्यों। सर अभी और जो राजस्थान बच्चे की जान ले ली। बहुत बड़ा उस अभी पे पॉलिटिक्स है, ठीक है। इससे मेरे मतलब है मन का बात है, मतलब खुद का बात है, ये चेंज होना चाहिए। चेंज तो क्योंकि हाँ, जो प्रभात जी ने एक बात बोला, कर्म से मतलब ब्राह्मण होना चाहिए। बिल्कुल कि बिल्कुल। मतलब वो भी जात सर मैं धर्म इस से पे नहीं। ये कहना चाहूंगा कि ये सब बातें ठीक हैं, बुरी भी लगती हैं जब ऐसा व्यवहार हमारे साथ होता है। मेरे साथ भी व्यवहार हुआ है इस संस्कृत जगत में। परंतु बात यह है कि अगर हम धीरे धीरे ज्ञान अर्जित करना शुरू करेंगे तो वो अपने बैकफुट पे जाएंगे और हम लोग भी अपनी जगह पाएंगे। बिल्कुल ठीक है ना। जितनी दुर्गुणताएं हैं, हम बेइज्जती से घबरा जाते हैं। हम मतलब ये कोई हमें कुछ कह देता है तो हम ये नहीं सोचते कि आज तो फिर भी उसके लिए कानून है, लड़ने की व्यवस्था है। उस वक्त ऐसा था जब कुछ नहीं था। मेरे साथ सर ऐसा व्यवहार हुआ है कि मेरा नाम लेके मेरा गिलास नहीं लिया गया। अब उसको बुरा मानने के नहीं, ठीक है बुरा लगता है, परंतु उस बुरे को अच्छाई में बदलो और सबल बनो। जिस दिन ज्ञानी बन जाओगे उस दिन तुम्हें बगल में जगह मिल जाएगी। सारा खेल जो है ना बच्चा ज्ञान का है ना। आप खूब अध्ययन कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए। जैसे भीमराव अम्बेडकर साहब, बाबा साहब ने, अगर वो इतना ज्ञानी नहीं होते तो लगता है कि सबको एक समान जो आज अधिकार है ना किसी को मिल नहीं पाता, है ना। तो नॉलेज बहुत जरूरी है। मैं मानता हूँ कि जिस टीचर ने जिस बच्चे को हमेशा मतलब उसे बेइज्जती किया एक प्रकार से, उस आदमी ने उन्हीं का नाम अपना सरनेम लगा लिया। बताइए उस टीचर के लिए कितना शर्मिंदगी होगा कि जिन बच्चों को उसने इज्जत दिया उसने कुछ नहीं मिला, और जिसने उसने हमेशा धिक्कारा। क्यों? क्योंकि नफरत में कभी भी तरक्की नहीं हो सकती है। आप नफरत को दिमाग में बसा लो, आपका पूरा दिन पी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आदमी को माफ करने की क्षमता रखिए। आप दिन भर पढ़िएगा, किसी एग्जाम को निकालिएगा, कहीं अधिकारी बनकर बैठिएगा और परिवर्तन कीजिएगा। नहीं 100 कीजिएगा, 50 कीजिएगा, पर कीजिएगा। और बच्चा लोग आप लोग खूब अध्ययन कीजिए, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोग जब आप अच्छे पोस्ट पे आप लोग अपने ज्ञान के बल पे आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस आप लोग अपने स्तर पर जरूर लाएंगे, है ना। ये जो पढ़ाई लिखाई जो भी हो रहा है, ठीक है, हर इंसान अपने कैरेक्टर को अगर अच्छे वे में समाज के लिए करेंगे तो बदलाव आएगा ही आएगा, ठीक है। समाज में हर तरह के लोग हैं और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एजुकेशन है। और अच्छी बात है कि आप लोग अच्छे से अभी से इस चीज के लिए सजग हैं। परिवर्तन का नतीजा देखिए सर, एक फिल्म आई है लाल सिंह चड्ढा, उसके दोनों एक्टरों ने कभी हिंदुइज्म का विरोध किया था। आज वो कह रहे हैं कि हमारे